हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, आप लोग के कंफ्यूजन को दूर करने के। मेरे पास बहुत सारे मेरे बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार भी 2 राउंड में काउंसलिंग होगा, मतलब 2 लेवल पे काउंसलिंग होगा या एक कॉमन काउंसलिंग होगा, कि प्लीज इसको क्लियर करें। अगर अभी तक के रूल्स को देखें तो हर कॉलेज में 2 टाइप के सीट्स होते हैं, या तो सेंट्रल सीट्स होता है या तो स्टेट सीट होता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सेंट्रल सीट हो। तो जो सेंट्रल के सिर्फ सीट्स होती है उसको एमसीसी काउंसिलिंग करके उसको फिल करती है, और जो स्टेट की सीट्स होती है उसको उस स्टेट की जो बॉडी है, हर जगह के अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी है और हर जगह के अलग अलग रिजर्वेशन के रूल्स है, तो वो स्टेट की बॉडी उसमें काउंसिलिंग करके डिफरेंट राउंड में, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप राउंड स्टेट राउंड करके उसको सीट्स को फिल करती थी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आपको सीजीडीए में फिल करती थी। तो सर ये 2023 का रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद काउंसलिंग कैसे होगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या प्रपोजल होगा, कैसा अध्यादेश आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अध्यादेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ये काफी लंबा अध्यादेश है, आप चाहे तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे ये अध्यादेश प्रकाशित हुआ उसके बाद ही ये प्रवृत्त होंगे मतलब ये नियम बन गया है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको बिल्कुल कॉमन पॉइंट्स है, जो आपको इंपॉर्टेंट है दैट वन इज चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके काउंसिलिंग या आपको इफेक्ट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। तो देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि नीट यूजी का जो एग्जाम, अगर चाहे तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नीट यूजी खुद आयोजित कर सकता है, या फिर वो किसी अदर बॉडी को अपॉइंट कर सकता है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, या फिर दो एक से ज्यादा बॉडी को अपॉइंट कर सकता है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। ये टोटली डिपेंड करेगा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नीट यूजी पे। अभी राइट नाउ देखा जाए तो अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो एनटीए कराती है। एनटीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वही आपको नीट यूजी की एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करे अपने को तो एग्जाम देना है, और जो पैटर्न है वो तो आपको पहले से ही क्लियर और प्री डिफाइंड रहता है। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 7 मुझे समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 8 देखा जाए तो उसमें इन्होंने बताया कि इसमें कौन कौन सी भाषा होती है। देखिए, अभी जो एनटीए एग्जाम लेती है, तो एनटीए जो एग्जाम लेती है वो 13 लैंग्वेजेस में। नीट का एग्जाम आपको 13 भाषा में होता है, आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश चूज करते हैं, हिंदी, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहता है। तो ये भाषा के बारे में है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, चैप्टर 3 में पॉइंट नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर ऐसा रूल आ गया है कि अब एक कॉमन इतना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए तभी जाके आप नीट एग्जाम दे सकते हैं या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट को पढ़ के, मैंने काफी बार इसको पढ़ा है और इसको समझा है, और आपके सामने मैं ये पॉइंट ला के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए, पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि अगर मान लीजिए 2 बच्चों का सेम मार्क्स आ गया, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा रिजल्ट में क्या हुआ था, 2 बच्चे का 720 में 720 आ गया और 15 बच्चों का 715 में 715 है, लेकिन किसी को रैंक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अलॉट किया गया है। तो किस बेसिस पे होता है? तो अभी जो अलॉटमेंट होता है वो इस बेसिस पे होता है कि जिसका बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क्स है नीट में, उसको फर्स्ट पहली प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद केमिस्ट्री का देखते हैं और सबसे लास्ट में फिजिक्स का देखते हैं। लेकिन एनटीए वालों को, या फिर आप ये समझिए कि एनएमसी वालों को भी ये समझ में आ गया कि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब से वो रूल बदल रहे हैं और अब से रूल ये कहता है कि फिजिक्स में जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पे रखा जाएगा। जो रूल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है पिछली बार से अभी। सेकेंड, जिसका केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और थर्ड जो है, जिसको जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा मार्क्स आया है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। मतलब पहले फिजिक्स का मार्क्स देखेंगे, जिसका ज्यादा है उसको पहले रैंक देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स कॉमन है तो फिर केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री जिसका ज्यादा है उसको पहले रैंक देंगे। अगर केमिस्ट्री भी कॉमन है तो फिर बायो देखेंगे, और बायो जिसका मार्क्स, बायो का भी मार्क्स अगर सेम है तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बिना किसी मानव हस्तक्षेप के लकी ड्रॉ निकाला जाएगा कंप्यूटर से। अब ये कैसे होगा, कंप्यूटर पता नहीं कैसे लकी ड्रॉ निकालता है, तो लकी ड्रॉ निकाल के जिसका नाम आ जाएगा उसको पहले रैंक दे दिया जाएगा। उससे बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आता है, पर आपको ये चीजें होंगी, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।
चलिए, उसके बाद 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि नीट यूजी में पात्रता मानदंड। पात्रता मानदंड मतलब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया में उन्होंने चेंज किया है वो ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए 2023 में एग्जाम हो रहा है, तो उनके हिसाब से जिस वर्ष भी एग्जाम हो रहा है उसके 31 जनवरी तक, देखिए क्लियर लिखा हुआ है 31 जनवरी तक बच्चे का आयु कम से कम 17 साल होनी चाहिए। पुराना नियम क्या कहता है? पुराना नियम यह कहता है कि जिस वर्ष उसका नीट का एग्जाम हो रहा है उस वर्ष के 31 दिसंबर तक 17 साल होना चाहिए। मतलब आप ये देख सकते हैं क्लियर 11 महीने और कम कर दिया गया। और इससे बहुत सारे बच्चे जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे जो 16 साल में ही 12th कर लिए होते हैं, लेकिन दिसंबर तक का रहता है, तो नीट यूजी में एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। पार्टिसिपेट तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर काउंसिलिंग में आपको छाट दिया जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपका 17 साल 31 जनवरी जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे 2024 में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो 2024 के 31 जनवरी तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए, बल्कि 30 जनवरी तक हो जाना चाहिए, 31 भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नियम है। अभी तक जो था वो दिसंबर तक था, मतलब 2024 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक भी अगर आपका 17 साल होता है मतलब आप एलिजिबल है। तो देख सकते हैं आपको 11 मंथ सीधे कम कर दिया गया। पहला जो मेजर चेंजेस हुआ, ये तो कोई खास मेजर चेंजेस नहीं, हालांकि ये भी है, और ये सबसे ज्यादा मेजर चेंज है। दूसरा जो मेजर चेंजेस है, मेजर चेंज क्या कॉमन ही है कि आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। जीव विज्ञान नहीं है तो जैव प्रौद्योगिकी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो भी आपका सब्जेक्ट चलेगा, और इंग्लिश भी होना चाहिए। इसके अलावा +2 या उसके समकक्ष आपका एक डिग्री होना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ पास होना है। 12th क्लास में कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज मार्क्स नहीं है। आपको सिर्फ अगर आप पास हो गए तो सफिशियंट है, आप नीट यूजी का एग्जाम दे सकते हैं और इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अध्यादेश में लिखा हुआ एकदम क्लियर। आप देखिए चैप्टर नंबर 3 पॉइंट नंबर 11 खंड नंबर ख, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन लिखा हुआ है। अच्छा, कॉमन काउंसिलिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। उन्होंने ये देखा है कि कॉमन काउंसिलिंग के लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा और उस पर एक अलग से बॉडी बनेगी जो कॉमन काउंसिलिंग कंडक्ट करेगी। ये बात उन्होंने लिखा हुआ है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसिलिंग होगा। मतलब अभी जैसे 2 लेवल पे होता है, एक इंडिया लेवल मतलब नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल, अभी ये नहीं होगा। अब आपको एक कॉमन काउंसिलिंग होगा। तो क्या कॉमन काउंसिलिंग होगा तो सारी सीट्स आपको कॉमन काउंसिलिंग से जो फिल होंगी, तो फिर अब क्या ये जो सीट मैट्रिक्स होता है जैसे स्टेट कोटा, सेंटर कोटा या सेंट्रल पूल, ये सब खत्म हो जाएगा? तो नहीं, ये सब तो आपको सेम रहेगा। मतलब होना तो सेम ही है, पर इसमें होगा क्या कि इसमें काउंसलिंग आपको कॉमन होगा। मतलब आपको 2 जगह अलग अलग काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे होगा क्या कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको अच्छे सीट्स मिल पाएंगे। मतलब ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्लियर दिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि यह परामर्श पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सीट मैट्रिक्स पर आधारित होगा। सीट मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है कि जितने भी सेंट्रल के भी सीट्स है, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है या फिर जितने भी सेंट्रल फंडेड आपको इंस्टीट्यूट है, उसमें 100% सीट आपको एमसीसी के द्वारा बढ़ता है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट फंडेड है, उसमें अलग अलग सीट मैट्रिक्स होता है। जैसे गवर्नमेंट स्टेट फंडेड में 82% आपको स्टेट कोटा होता है, वहां पे उसी स्टेट के बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। 3% सेंट्रल पूल होता है और बाकी 15% आपको ऑल इंडिया कोटा होता है। ये तो सभी किसी को पता है। अगर प्राइवेट का देखा जाए तो प्राइवेट में आपको एनआरआई कैटेगरी होता है, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा है और स्टेट कोटा होता है, और इसकी काउंसिलिंग जो वो स्टेट बॉडी करती है, मतलब यहाँ पर सीजीडीए करती है। पर अब ये सारी सीट मैट्रिक्स देखिए, सीट मैट्रिक्स सेम रहेगा हर कैटेगरी में, रिजर्वेशन पॉलिसी हर स्टेट का सेम रहेगा, बस कॉमन काउंसलिंग होगा। मतलब आपको 2 जगह जाके काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं, आप एक सिंगल जगह काउंसलिंग करके अपने अपेक्षित या जो भी आपका मार्क्स है उसके हिसाब से आप अपने एलिजिबल कॉलेज को गेन और प्राप्त कर सकते हैं। मतलब काउंसलिंग प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सिंपल किया गया है। उसके बाद और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ इसमें ये लिखा गया है काउंसलिंग के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रवेश देना प्रतिषेध। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा कम मार्क्स है, विदाउट काउंसलिंग में किसी इंस्टीट्यूट में चला जाऊं। तो देखिए वहां पर अगर एडमिशन हो जाता है उसके बाद भी इसमें क्लियर लिखा गया है कि आपको
आगे पढ़ने से हटाया जा सकता है, आपको इंस्टीट्यूट से बाहर निकाला जा सकता है। और अगर इंस्टीट्यूट ये गलती कर रहा है बिना काउंसलिंग के, अगर किसी बच्चे का एडमिशन ले रहा है, तो पहली बार में इंस्टीट्यूट को आपको 1 करोड़ रुपया देना होगा, या फिर 4.5 साल का फीस है, जो भी ज्यादा हो वो देना होगा। दूसरी बार ये फीस ये बढ़ के आपको 2 करोड़ रुपया तक जाता है। तीसरी बार वो संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है, या फिर उसको 0 ईयर भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात इसमें क्लियर मेंशन है, सभी किसी को पता है कि विदाउट काउंसलिंग कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, में एडमिशन लेना अनुचित है, गैर कानूनी है, और इसमें ये बात लिखा हुआ भी है। और अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा लेता है तो उसको पेनाल्टी भी देना होगा, ये बात यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें और आगे क्या कहा गया है। तो देखिए, उसमें आगे ये बात कहा गया है, जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट नंबर 9, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बच्चा इंडिया के बाहर जाके पढ़ना चाहता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स कम है और उनका बजट भी उतना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के फीस बहुत ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट के तो कुछ भी नहीं है, एम्स वगैरह के फीस तो बहुत कम होते हैं, 5,000 7,000 ऐसे कुछ फीस रहता है। पर अगर मान लीजिए कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो उनके फीस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो जो बच्चा उतना फीस एफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसको अगर एमबीबीएस का करना है और उसको उतना मार्क्स नहीं है और काफी बार उसका ड्रॉप हो गया, वो बच्चे प्रीफर करते हैं कि मैं फॉरेन में, मतलब ओवरसीज जाके, दूसरी कंट्रीज में जाके मैं एमबीबीएस का एग्जाम दे दूं, और उसके बाद एक एग्जाम यहाँ पे देना होता है, अगले साल से तो नेक्स्ट हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट एग्जाम देके मैं इस चीज को क्लियर कर लूं और अपनी एमबीबीएस की डिग्री को यहाँ पर वैलिड करा लूं और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकूं इंडिया में। तो देखिए, उन बच्चों के लिए एकदम क्लियर मेंशन है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, आपको आपका एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जो इस बार 134 आया, पिछली बार 117 था। जनरल की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। तो उससे अगर आपका कम मार्क्स है तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका 100 है, 50 है, 70 है जनरल कैटेगरी से, वो चाहते हैं कि मेरा फॉरेन में हो जाए एडमिशन। एडमिशन तो हो जाएगा, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, आपका एडमिशन भी हो जाएगा वहां पर, आप वहां पे पढ़ भी लेंगे, वो डिग्री भी मिल जाएगा, पर आप भारत में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो बेस्ट यही होगा कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा है तभी जाके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराइए। सीजी में तो होगा ही नहीं, मतलब सीजी क्या बोल रहा हूँ, इंडिया में तो होगा ही नहीं, लेकिन फॉरेन में अगर हो जा रहा है तो वो डिग्री आप इंडिया में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स है वो सारे आपको नॉर्मल कॉमन ही पॉइंट दिए गए हैं, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, आपने तो बताया ही नहीं सर कि इस बार से क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे आएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। इसमें देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि जिस बच्चे का समान मार्क्स है उसमें पहले के फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसका फिजिक्स में ज्यादा है उसको रैंक पहले दिया जाएगा, अच्छा रैंक उसको दिया जाएगा, कम रैंक उसका रहेगा। उसके बाद फिर अगर फिजिक्स में भी बराबर है तो केमिस्ट्री दिया जाएगा, केमिस्ट्री में भी बराबर है तो बायोलॉजी दिया जाएगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा आपको एज वाला भी देखना है, 31 जनवरी। ठीक है, तो देखिए नीट का जो भी फॉर्म आया था वो आपको काफी पहले आ चुका था, और उसको देखते हुए बच्चों ने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया था। हो सकता है कि कितने ऐसे बच्चे हो जो 31 जनवरी 2023 तक उनका 17 साल पूरा नहीं होगा, लेकिन वो तो फॉर्म भर चुके हैं, वो तो एग्जाम दे चुके हैं, तो क्या उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये अध्यादेश जो है ये बाद में आया है, और वो बच्चे को जो काउंसलिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले वाला लागू होगा। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि देखिए अभी आपका रिजल्ट आया, तो आपने देखा होगा कि 715 मार्क्स 15 बच्चों का आया है, और हर किसी का रैंक अलग अलग है, और उस रिजल्ट को एक प्रेस रिलीज के द्वारा अनाउंस किया गया, और उस रिजल्ट में क्लियर बोला गया है कि जिसका बायोलॉजी का मार्क्स ज्यादा है उसको कम रैंक दिया हूं, जिसको केमिस्ट्री का कम है उससे कम, और जिसका फिजिक्स का, मतलब अगर बायोलॉजी बराबर है केमिस्ट्री बराबर है और फिजिक्स में जिसका ज्यादा है उसको प्रायोरिटी दिया गया। मतलब पहले ऑर्डर क्या था, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, अब क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो क्या रिजल्ट ने इस रूल को फॉलो किया कि पुराना रूल को फॉलो किया? तो रिजल्ट ने क्लियरली पुराने रूल को फॉलो किया। इसका मतलब काउंसलिंग भी है जो क्लियरली पुराने रूल को फॉलो होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अध्यादेश है ये नेक्स्ट ईयर से लागू हो सकता है, जरूरी नहीं इसी साल से लागू हो।
अगर मेरे सेंस के हिसाब से पूछिएगा या मेरे अगर अनुभव के हिसाब से पूछिएगा तो इस साल तो ये अध्यादेश लागू होने वाला नहीं है। इस साल कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सारी चीजों पे पूरा स्टडी करना होगा, इसमें बहुत समय लगेगा। और जो भी अभी चीजें हो रही हैं वो पुराने मेथड पे ही हो रही है, चाहे वो आपको रैंक हो और चाहे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एज हो। तो इस बेसिस पे अगर मैं आपको ये क्लियर बोल सकता हूं कि इस बार कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा। इस बार बिल्कुल दो लेवल पे काउंसलिंग होगा, जैसे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। और आप उसी उम्मीद में रहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी कर लीजिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मेंशन करूंगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने पास पहले से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि काउंसलिंग अभी जब एक रिजल्ट आता है उसके एक आध महीने के अंदर, एक महीने के अंदर चालू हो जाता है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने होंगे ताकि बाद में परेशान ना होना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको बनने में टाइम लगता है, हो सकता है आपको स्क्रूटनी तक वो डॉक्यूमेंट तैयार ना हो पाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि पहले ही वीडियो बना देता हूं और पहले ही मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले से प्रिपेयर करके तैयार रखना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विनती करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे या पेरेंट्स हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।